नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों की ओर फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ है। यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में ज्ञान के विसरण की अपेक्षा की जाती है। जनांगिक स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार एवं नगरीकरण से है। सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र को स्वैच्छिक रूप से संगठित आनुषंगिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। और आर्थिक स्तर पर इसमें बाजारी कृषि के विकास, औद्योगिकरण का विकास एवं आर्थिक कार्यकलाप का व्यापक होना है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में आधुनिकीकरण का उपागम राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्न और संदर्भ को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास स्वरूप स्थापित हुआ उपागम है। कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय आधुनिकीकरण के एक पक्ष के रूप में देखने से राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं की तह तक पहुंचना संभव होगा। इन लोगों की मान्यता रही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है और राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज की आधुनिकीकरण प्रक्रिया से प्रेरित और निरूपित होता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा स्थैतिक अवधारणा मानी जाती है। इसलिए डेविड एप्टर ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग पर बल दिया जो स्थैतिकता के दुर्गुण से मुक्त हो तथा समाज के हर पहलू में होने वाले परिवर्तन की समग्रता से संबंधित रहे। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। अर्थात पूर्ण रूप से जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। क्लॉड वेल के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और समाज और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। रॉबर्ट ई वार्ड के अनुसार आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थता है, जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षमता या समर्थता की वांछनीयता व परिणामों के बारे में आधारभूत रूप में आशावादी है। कोलमैन के अनुसार नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विस्तार आधुनिकीकरण के हेतु हैं। डॉक्टर एस.पी. वर्मा आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया मानते हैं। उसके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं।
प्रथम, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों में मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। द्वितीय, बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी और साक्षरता और जनसंचार के माध्यमों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। तृतीय, जनांकिक स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन में सुधार और लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति और नगरीकरण से है। चतुर्थ, सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। और पंचम, आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकीकरण के विकास पर बल देना है। वस्तुतः सभी विचारक आधुनिकीकरण को समाज में परिवर्तनों की संपूर्णता से संबंधित मानते हैं, किंतु हर परिवर्तन को आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ परिवर्तन समाज को पीछे ले जाने वाले भी हो सकते हैं। अतः आधुनिकीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख रहती है। एडवर्ड सिल्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। द्वितीय महायुद्धोत्तर चरण औपनिवेशिक साम्राज्यवादी युग की समाप्ति की ओर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में नए स्वतंत्र राज्यों के उदय का युग कहा जा सकता है। सील्स के अनुसार इन नवोदित राष्ट्रों में स्थिति, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि की बहुमुखी विभिन्नताओं के बावजूद निरंतर परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया सक्रिय है। लगभग सभी नवोदित देश अपनी परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर उन्मुख हैं। संक्रमण की यह स्थिति बहुत कुछ ऐसी है कि इन राष्ट्रों को न तो परंपरागत ही कहा जा सकता है और न ही उन्होंने अभी तक आधुनिकता प्राप्त की है। इन समकालीन राज्यों में पश्चिम पर निर्भरता की स्थिति से मुक्त होने की एक आम इच्छा प्रबल है। अधिक सकारात्मक रूप में उनका उद्देश्य आधुनिक बनना है, अर्थात उनमें यह इच्छा प्रबल है कि गतिशील हों, जनता से अधिक संबंधित हों, प्रजातांत्रिक हों, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से उन्नत हों तथा संप्रभुता का पूरा उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रभावशाली स्थान ग्रहण करें। सील्स का मत है कि नवोदित राष्ट्रों ने आधुनिकता का जो यह आदर्श अपनाया है वह पश्चिम का है, अर्थात आधुनिकीकरण का उनका मार्ग पश्चिमीकरण का मार्ग है, लेकिन पश्चिम के प्रभाव से या पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त रहते हुए भी इस आदर्श को प्राप्त किया जाना है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। चीन के उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकीकरण किया है। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। रूस का जार पीटर, टर्की का सुल्तान महमूद तथा जापान का सम्राट मेजी निश्चित रूप से आधुनिक करता थे, परंतु उन्हें भी इस रूप में लोकतंत्र का अग्रदूत नहीं कहा जा सकता। समाजों में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतया राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जाता है। धन्यवाद।